फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सभ्यताओं के बारे में। देखिए, भारतीय विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे पनपी है। इसके अलावा हम बात करें जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित है। इसके अलावा हम देखें एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे अवस्थित है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए, हम बात करें सभ्यता के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ सभ्यता? सभ्यता का क्या अर्थ होता है? अभी 21वीं सदी का समय चल रहा है और 21वीं सदी में जैसे लोग कैसे रहते हैं, उनका कैसा जीवन यापन है, दो मोबाइल रखते हैं, डिजिटल है, आधुनिक है। इसी तरह हम बात करें कौन से देवता की पूजा करते हैं, या मानव की पूजा करते हैं, या किसी देवी की पूजा करते हैं, या अधिक लोग शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो ये सब चीजें आती है सभ्यता में। उसी तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहां से होता है? देखिए, ये प्रेजेंट स्वरूप का भारत है। उस समय के भारत की हम बात करें, सिंधु घाटी के समय की, तो कुछ ऐसा सी इसमें आकृति आती है। देखिए, 1826 में यहाँ पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1826 में इस सभ्यता का पता एक विद्वान थे चार्ल्स मेसन, उनको लगता है 1826 में। और 1826 में जब इसका पता लगता है तो इस पे कोई विशेष खोज नहीं की जाती है, इसका कोई विशेष प्रसार नहीं होता है। इसके पश्चात 1853 से 56 में, 1853 के 56 से जो समय था अंग्रेजों का, इस समय भारत में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। और उन रेलवे ट्रैकों के समय यहां लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इसी रेलवे लाइन को बिछाते समय 1853 में, 1853 से 56 में दो अंग्रेज विद्वान जिन्हें बैटन बंधु कहा जाता है, और इन बैटन बंधुओं को जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, जॉन और विलियम बर्टन को यहाँ एक टीला मिलता है। और इस टीले की खुदाई के अनुरूप यहाँ देखा जाता है कि लोग यहाँ से ईंटें निकाल के अपने घर या मकान बना रहे हैं। तो इस समय जॉन और विलियम जो बर्टन बंधु है इसका पता लगाते हैं। इसके पश्चात कालांतर में हम बात करें तो 1921 में इस सभ्यता का पता चलता है राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इस सभ्यता की खोज करते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और 1921 में इस सभ्यता के बारे में पता लगाया जाता है। देखिए, यहां इसका जो प्रथम स्तर होता है, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया प्रथम स्तर है वो था हड़प्पा। इसे कहा गया हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्तर है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है। इसके अलावा हम सिंधु घाटी सभ्यता के उपनामों की बात करते हैं तो इसको
सिंधु, एक तो हो जाता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए सरस्वती है, सरस्वती जो नदी है वो वैदिक काल की पवित्र नदी है और सिंधु नदी है वो वैदिक काल की प्रमुख नदी है, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्रथम नगरीय सभ्यता, यहां सबसे पहले प्राचीन नगरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, इस कारण इसको प्रथम नगरीय सभ्यता की भी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हम बात करें आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए इसका कुछ रीजन है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इस सभ्यता के समय जो हमें भाषा या जो लिपि प्राप्त होती है वो पढ़ने योग्य नहीं थी। ये जो भाषा या लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसको नहीं पढ़ा गया, ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, इस कारण इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम बात करें इस सभ्यता की जो लिपि है, ये लिपि दाएं से ओर प्रारंभ होती है और कुछ ऐसे से चलती हुई बाईं ओर आती है, फिर बाईं से दाईं ओर जाती है और फिर दाईं से बाईं ओर आती है। तो यहां में क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। इस कारण ये लिपि पढ़ने योग्य नहीं थी, इस कारण इस लिपि को कहा गया भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। ये इसको कहा गया गौमूत्रिक लिपि या सर्पिलाकार लिपि। इस गौमूत्रिक लिपि को इंग्लिश में कहते हैं पृष्ठोपोधन लिपि, इसलिए इसको पृष्ठोपोधन लिपि भी कहा जाता है। ये लोग चित्रों के माध्यम से अपने भाव को प्रदर्शित करते थे, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है दोस्तों, वो सर्वमान्य समय माना जाता है 2350 से 1750 के मध्य, सी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये सर्वमान्य समय माना जाता है डॉक्टर डीपी अग्रवाल का। डॉक्टर डीपी अग्रवाल सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताते हैं कि ये सभ्यता किस समय अपनाती है और किस समय इसका अंत होता है, तो वो समय है 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनमें पहला हमने पढ़ा हड़प्पा, या इसका हम विस्तार को जानने के प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किन स्थानों पे फैली हुई थी। तो हम बात करते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सभ्यता किन किन क्षेत्रों या किन किन प्रांतों में फैली हुई थी। देखिए हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, देखिए उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है जम्मू कश्मीर राज्य तक। उत्तर में हम बात करें जम्मू कश्मीर तक है, और जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है मांडा। यहां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार माना जाता है जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान तक, और यहां जो जिला आता है
वो जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला आता है। अखनूर जिले तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। यहाँ एक नदी आती है और यहाँ लास्ट में एक नदी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी तक इसका विस्तार माना जाता है उत्तर में। दक्षिण में हम बात करें तो दक्षिण में एक राज्य आता है अपना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देमाबाद। इस देमाबाद स्थान तक दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। यहाँ एक नदी आती है, वो है परवरा नदी या गोदावरी नदी। तो यहां हम बात करें परवरा या गोदावरी नदी, कभी कभी एग्जाम में परवरा ना आके गोदावरी भी आ जाता है। तो उत्तर में हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, जम्मू कश्मीर के मांडा स्थान के अखनूर जिले तक, और उत्तर में जो नदी है वो है चिनाब नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। दक्षिण में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में देमाबाद स्थान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और हम बात करें इसमें पूर्व की तरफ है, तो पूर्व में देखिए एक स्थान आता है आलमगीर, आलमगीरपुर, और ये स्थान आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक जिला आता है उत्तर प्रदेश का मेरठ। इस मेरठ जिले तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। और यहाँ पे नदी आती है, वो है हिंडन नदी। पश्चिम में हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो यहाँ प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में दोस्तों एक स्थान है सुतके गेडोर। सुतके गेडोर के समीप नदी आती है दास्क नदी। तो हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। उत्तर में इसका विस्तार आता है जम्मू कश्मीर के मांडा स्थान तक। यहाँ जम्मू कश्मीर का जिला आता है अखनूर, और यहाँ नदी आती है चिनाब। उत्तर में चिनाब नदी तक, दक्षिण में देमाबाद और महाराष्ट्र में परवरा नदी तक। हम पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से हिंडन नदी तक, और पश्चिम में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये बलूचिस्तान के सुतके गेडोर और दास्क नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। तो देखिए विस्तार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी की सभ्यता। हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण या जो अर्थव्यवस्था की जो प्रक्रिया है उस समय की, व्यापार को हम देखते हैं एक सरसठ दृष्टि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण कार्य, ये यहाँ के लोगों का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। उसी देखे हम तो वैदिक सभ्यता में इसी तरह तो वैदिक जो सभ्यता के लोग थे वो थे कृषि और पशुपालन से संबंधित। इस समय लोग कृषि और पशुपालन क्या करते थे, इनकी आय का मुख्य स्रोत होता था कृषि और पशुपालन। ये है वैदिक काल का। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण लोगों का व्यवसाय है वो है व्यापार करना। इसी समय हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में दो नहरों के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, और नहरों के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक पहला स्थान है सुरतगोई अफगानिस्तान में, और दूसरा है मुंडीकाक। सुरतगोई और मुंडीकाक दो स्थानों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेल से भी परिचित थे, और खेल में हम बात करें तो यहाँ के लोगों द्वारा पासा या शतरंज खेला जाता था। और इसका पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासे या शतरंज से संबंधित थे। वो लगाया गया साइन बोर्ड से। हम पढ़ेंगे गुजरात की कुछ सभ्यताओं में वहां से साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासे या शतरंज से संबंधित
खेल खेलते थे। हम बात करें कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त होते हैं गेहूं के साग से। तो गेहूं के जो साग से प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो होते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, और ये मेहरगढ़ स्थान पड़ता है यूपी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सर्वप्रथम गेहूं के जो साग से प्राप्त होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मेहरगढ़ यूपी स्थान से। हम बात करिए यहाँ के जो लोग थे, उनकी जो प्रजाति थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। या जो सर्वाधिक नर कंकाल मिले हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के। ये भूमध्य सागरीय उस समय की प्रजातियों की एक विशेषता हुआ करती थी कि इस प्रजाति के जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक हमें मिलते हैं। इसके अलावा ये ताम्रयुगीन सभ्यता भी मानी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाते थे, तांबा प्लस टीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें प्राप्त हुए हैं महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो। तो देखिए हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है वो है हड़प्पा। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा जो खोजा गया स्थल हमें यहां से प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो। तीसरा स्थल हम प्राप्त करते हैं यहां से, वो होता है चहुदड़ो। ये सारे पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। तो हम देखते हैं आगे क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। थैंक्स।